जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप अगर साथियों ये मॉडल पेपर पूरा देख लेते हैं जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के और सामान्य ज्ञान के, उसके अलावा रीजनिंग के और उसके अलावा मैथ के, यानी कि पूरा मॉडल पेपर साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मेरा मानना है साथियों, अगर इन 20-20 सवालों को आप देख लेते हैं तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को घोल कर एकदम पी जाइएगा। बहुत ही तेजी के साथ साथियों आपके सामने से यहाँ पर प्रश्न गुजरेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि न्यून का आपको बताना है विलोम। तो न्यून का साथियों विलोम क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर पूछे न्यूनतम का विलोम क्या होगा तो अधिकतम होगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अनुरक्ति का साथियों विलोम क्या होता है? तो अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, एसएससी जीडी की अगर बात करें तो खाली जगह वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा साथियों शब्द आएगा कि मैंने डैश में सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा सोचा, मैंने साथियों मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको साथियों क्या कहा जाता है? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है साथियों उसको आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अच्छा, जिसके हाथ में चक्र है, इसके लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों कहा जाता है चक्रपाणी, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहा जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए खाली जगह का फिर से आपके सामने एक और प्रश्न आ गया, बताइए। अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, तो अपनी अपनी सेना कौन लेकर आते हैं? राजा नहीं, अध्यापक नहीं, नेता नहीं, बल्कि राजा जो है ना ये अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। खून सफेद होना, हो जाना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए, खून सफेद हो जाना आश्चर्यचकित हो जाना नहीं, घृणा करना नहीं, अत्याचार करना नहीं, बल्कि साथियों दया न रहना। जिसके मन में कोई दया नहीं रहती ना उसके लिए कहा जाता है कि इसका तो खून बिल्कुल सफेद हो गया है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी को जो आपकी प्रेफरेंस आपने दी है, फर्स्ट चॉइस आपने दी है एसएससी जीडी में कि इसमें आपकी जॉब लग जाए, तो बहुत आराम से लग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और जैसे ही कोई एसएससी जीडी से संबंधित कंटेंट में डालूं तो तुरंत साथियों उसको वॉच कर लीजिए। यानी कि जितना आपको दे दिया जाए उतना अगर आपने मन से कर लिया, दिल से कर लिया, तो एसएससी जीडी की एक सीट लेना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। भारत देश है, तो साथियों भारत कैसा देश है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सभी लोगों को अपना अपना धर्म मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। उसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है कि जिसके 10 आनन होते हैं, इसके लिए एक शब्द साथियों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दशानन हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ है। उसके बाद देखिए खाली जगह का फिर से प्रश्न, अगर बात करें साथियों जो पिछली बार एग्जाम हुआ था ना एसएससी जीडी का, उसमें ये समझ लीजिए भर भर के प्रश्न पूछे गए थे खाली जगह वाले। ठीक है, तो इसलिए साथियों इस प्रैक्टिस सेट में मैं मॉक टेस्ट में आपके लिए लाया हूं। अगर बात करें बारिश की बूंदें क्या बरसती हैं, क्या टपकती हैं, क्या गिर हैं या रिस हैं, तो मैं आपको बताऊंगा साथियों बारिश की बूंदें टपक रही हैं, ये खाली जगह में बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। क्या कर्मचारी अपना वेतन साथियों नहीं पा पाया, यहां पर आपको सही बताना है, बताइए। देखिए होना क्या चाहिए, कर्मचारी अपना वेतन नहीं दे पाया, नहीं ले पाया, तो ले पाया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ले पाया होना चाहिए, यानी कि यहां पर साथियों ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि आसक्त का अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि विलोम क्या होता है, तो आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अभी साथियों जब हम लोग यहां पर देखेंगे ना रीजनिंग के प्रश्न और मैथ के प्रश्न देखेंगे, तो वो टेक्निक मैं आपको यहां पर आज बताने वाला हूं। जो टेक्निक अगर आप फॉलो कर लेते हैं रीजनिंग में ना और मैथ में साथियों, तो
पेपर बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा, मतलब फिर कुछ बचेगा नहीं। इससे बाहर साथियों कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ इस पेपर में ही साथियों कवर कर दिया है। चलिए, बस आपको ध्यान है कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको इस क्लास को देखना है। तो अगर बात करें कोयल का समानार्थी शब्द यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? वसंत दूत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शब्द के विलोम का चयन कीजिए, यानी कि स्वल्प आयु का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या आपको बताना है? तो स्वल्प आयु का विलोम जो होता है ना, वो चिरायु होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि जिसकी जीविका निश्चित ना हो, जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो शब्द होगा ना, वो आकाशवृत्ति शब्द होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अच्छा, उग्र का विलोम साथियों क्या होता है? तो उग्र का विलोम क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। उग्र का विलोम होता है सौम्य, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें सरल का विलोम क्या होता है? तो कठिन होता है। प्रखर का विलोम क्या होता है? तो मंद होता है। और कठोर का विलोम क्या होता है? तो कोमल होता है। सही वर्तनी वाला शब्द का आपको बताना है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। तो अद्वितीय ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए ये एक साथियों मुहावरा है, हाथ मलना। तो इस हाथ मलने का अर्थ क्या होता है? कि वो तो हाथ मलते ही रह गया, यानी कि वो तो साथियों पश्चाए ही रह गया। तो पछताना कह सकते हैं हाथ मलने को। व्यथा की अगर बात करें तो साथियों इस शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो व्यथा का मतलब साथियों क्या होता है? व्यथा का मतलब होता है दुख। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अच्छा, दुख को हम लोग पीड़ा भी कह सकते हैं, कष्ट भी कह सकते हैं, विषाद भी कह सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फिर से एक साथियों खाली जगह वाला शब्द आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि डॉट 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 हमारी राजभाषा है। तो मराठी हमारी राजभाषा है, हिंदी है या गुजराती है या संस्कृत है? तो हमारी राजभाषा साथियों हिंदी है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो अब साथियों हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सभी प्रश्नों को देखना है और तैयार कर लेना है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आपको क्या लगाना है साथियों? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चरक संहिता किससे संबंधित है? इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे, चा से आ जाएगा चरक संहिता और चा से आ जाएगा चिकित्सा, यानी कि चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि इनमें से किसे भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है साथियों? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? तो किसने साथियों शुरू की थी? एक तो साथियों बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एक एनी बेसेंट ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में एनी बेसेंट का नाम भी आ सकता है और लोकमान्य तिलक का भी नाम आ सकता है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, करो या मरो का नारा साथियों किसने दिया था? ये प्रश्न आ जाता है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मौर्यकाल भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है साथियों? ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपका आंसर साथियों यहां पर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सही आंसर कहलाएगा। अगर बात करें साथियों मेगास्थनीज आपका आंसर जा रहा है ना, तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देखिए 2 कॉन्सेप्ट यहां पर साथियों बनते हैं। पूछा जाएगा साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 1927 आपको बताना है। लेकिन साइमन कमीशन ने भारत में कब प्रवेश लिया, भारत ये पहली बार कब आया? तो 1928 में आया। यह बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो साथियों बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो लाहौर अधिवेशन में साथियों पूर्ण स्वराज
राज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और साथियों वीडियो को अगर लाइक न किया हो तो वीडियो को भी एक बार अवश्य लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन, तो टारगेट सिलेक्शन आपका सिलेक्शन बहुत आराम से करवा डालेगा एसएससी जीडी में। कम से कम जो पहली पोस्ट आपने दी है ना, वहां तक तो आपको पहुंचा ही दिया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा साथियों नहीं पढ़ाता हूं, मैं बहुत कम पढ़ाता हूं, लेकिन जो पढ़ाता हूं वो सिलेक्टेड चीज पढ़ाता हूं, चुनिंदा चीजें पढ़ाता हूं, और वही चुनिंदा चीजें एग्जाम में देखने को मिल जाती। बहुत ज्यादा पढ़ाना अपनी आदत नहीं है, और इतना समय भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ाकर आपका टाइम खराब किया जाए। तो मेरी वीडियो में भी आप देखेंगे, मेरी वीडियो बहुत लंबी नहीं होती है, छोटी वीडियो आपको मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। जो मॉडल पेपर यानी कि चारों सब्जेक्ट की अगर बात करें, 4-4 घंटे आपको नहीं देना है, मात्र 1 घंटे में ही पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर डालेंगे। चलिए, तो नागार्जुन सागर बांध साथियों अगर बात करें तो ये कौन सी नदी पर है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो कृष्णा नदी पर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले साथियों माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें, चढ़ाई कब की गई थी? 1953 में की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भरतपुर में स्थित, अच्छा भरतपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? यानी कि राजस्थान के भरतपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान के भरतपुर में है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन वाली संस्था कौन सी? यानी कि भारत की अगर बात करें जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, इसका साथियों अगर बात करें ना, आकलन कौन करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, तृतीय क्षेत्र है। यानी कि सेवा क्षेत्र की अगर बात करें किससे संबंधित है, तृतीय क्षेत्र आपको लगाना है, और अगर दूसरा नाम आपसे पूछे तो तृतीयक आपको लगाना है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि सेवा क्षेत्र यहां पर हो सकता हो, सेवा क्षेत्र किस के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में साथियों किसे जाना जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो वर्गीज कुरियन आपको लगाना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 आपको लगाना है। उसके बाद देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, आपसे पूछी जा रही, एसआई यूनिट आपसे पूछी जा रही है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए साथियों। अभी जब मैं आपको मैथ के वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखिए मैथ में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है ना, और वही साथियों क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है डिक्टो वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आंसर की अगर बात करें साथियों, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो ओम आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो साइट्रिक एसिड आपको लगाना है, यानी कि साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे रीजनिंग के, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर से आएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो इस बार के पेपर में आपको साथियों दिखने वाले हैं। तो देखिएगा साथियों, बहुत आसान तरीके से मैं आपको रीजनिंग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। यहाँ पर साथियों प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, वो ऐसे पूछा जाएगा कि मनुष्य का संबंध अगर चलने से है तो मछली का संबंध क्या है? देखिए भाई, मनुष्य क्या करता है? चलता है। तो मछली क्या करेगी? मछली तो तैरेगी ना, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास साथियों कॉपी या पेन ना हो तो कॉपी पेन रख लें अपने पास, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप इसको समझते जाइए। देखिए ए जमा है, मतलब ए जहां पर भी लिखा हो उसका मतलब क्या होगा? जमा, यानी कि उसकी जगह पर प्लस लिख देना। बी जहां पर लिखा हो उसकी जगह पर माइनस लिख देना, यानी कि घटा। सी जहां पर लिखा हो उसकी जगह पर गुणा लिख देना, और डी जहां पर लिखा हो उसकी जगह पर भाग लिख देना, इसका मतलब यह है। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों ये है। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ना 4 लिखा हुआ, तो हमने 4 लिख दिया। ए लिखा हुआ
हुआ है और ए का मतलब क्या था, जमा था यानी कि प्लस था तो प्लस लिख दिया। उसी प्रकार 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 लिख दिया और बी का मतलब क्या था, माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। 3 लिखा है उसी प्रकार हमने 3 लिख दिया। ए लिखा हुआ है और ए का मतलब साथियों क्या है, जमा है यानी कि प्लस है तो प्लस लिख दिया और 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। बस इसको आपको साथियों सॉल्व करना है। देखिए 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। माइनस की अगर बात करें तो साथियों ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या आ जाएगा साथियों, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब 7 में से 1 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। और 6 कौन से ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर साथियों है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर भी साथियों उसी प्रकार का प्रश्न देखिए जैसे पहले हम लोगों ने देखा था। पेन की अगर बात करें, ये पेन हो जाएगा और ये कवि हो जाएगा। यानी कि कवि जो है वो इस्तेमाल किसका करता है, पेन का करता है। उसी प्रकार सुई का इस्तेमाल कौन करेगा, बताइए। सुई का इस्तेमाल कौन करेगा, तो मैं कहूंगा साथियों दर्जी का इस्तेमाल, दर्जी जो है ना वो सुई का इस्तेमाल करता है और वैसे कवि जो है वो पेन का इस्तेमाल करता है। तो आंसर अगर आपका भी हो ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है। यहां पर एक शब्द आपकी स्क्रीन पर आएगा और पेपर में भी ऐसे ही शब्द आएगा। अब यहां पर जो लिखा हुआ है ना वो कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अक्षरों से कौन सा नहीं बन सकता है। फिक्शन की बात करें, सबसे पहले हम लोग यहां पर फिक्शन ले लेते हैं। तो फिक्शन में एफ आई सी है तो एफ आई सी यहां पर हो गया। उसके बाद टी आई ओ एन है तो टी आई ओ एन हो गया। यानी कि ये शब्द जो है ना वो बन सकता है इस पूरे शब्द से। अब बी वाले की हम लोग यहां पर साथियों बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एसी लिखा हुआ है, तो यहां पर एसी है या नहीं है। ए भी हमें मिल गया, सी भी यहां मिल गया, टी आई ओ एन है और टी आई ओ एन यहां पर लिखा है, यानी कि ये वाला शब्द भी बन सकता है। अब हम लोग सी वाला शब्द देखते हैं एन ए टी आई ओ एन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो एन कहां पर है, एन हमको ये मिल गया। ए कहां पर है साथियों, ए यहां पर आपका ये है वाला ए हो गया, ठीक है ना। एन हो गया, आपका ए हो गया। अब साथियों उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन कहां पर है, टी आई ओ, तो टी आई ओ तो मिल गया हमें, एन कहां पर है, मतलब यहां पर 2 बार देखिए एन है, तो यहां पर भी 2 बार एन होना चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 बार एन है और कहीं पर भी एन नहीं है। तो कहा जा सकता है जो ऑप्शन नंबर सी वाले में है वो नहीं बन सकता इनकी मदद से, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। तो यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि विक्टरी को मतलब जो भी, और ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं 2 से 3 इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। VICTORY को YLFWRU भी लिखा जाता है, तो SUCCESS को कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा। देखिए जो बच्चे भी साथियों नए हैं उनको बिल्कुल शून्य से उठाऊंगा और शिखर तक पहुंचा दूंगा, यानी कि जो पोस्ट आप चाहते हो SSC GD में वो आपको दिला दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से, बस। और अगर बात करें साथियों आपकी तैयारी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, ठीक है, तो भी आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी तैयारी आंक सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी हो गई। ये प्रश्न लगाकर देखिए, सही लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा और कितना स्कोर आपका बनता है। तो कुल मिला के 45वें नंबर की अगर बात करते हैं, तो देखिए रीजनिंग की अगर बात करें ना, मैं आपको हर बार बताता हूं जब भी रीजनिंग करने बैठो ना, तो आपको एक चीज आना चाहिए कि ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है, उसी प्रकार साथियों वाई की पोजीशन क्या होती है, 25 होती है और जेड की पोजीशन 26 होती है। मतलब ए से लेकर जेड तक आपको सारी पोजीशंस याद हैं, तो आधी रीजनिंग आप ऐसे ही कर ले जाओगे। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। जैसे कि बात करें वी की पोजीशन क्या होती है, 22 होती है, मुझे तो ऐसे ही याद है। आई की पोजीशन 9 होती है, तो 9 मैंने लिख ली। सी की पोजीशन 3 होती है, टी की पोजीशन 20 होती है, ओ की पोजीशन 15 होती है, आर की पोजीशन 18 होती है और साथियों वाई की पोजीशन 25 होती है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब इसकी पोजीशन लिख लेते हैं। वाई की पोजीशन क्या होती है साथियों, 25 होती है, तो 25 लिख लिया। और एल की पोजीशन लिखी हुई यहां पर ना, एल की पोजीशन क्या होती है, 12 होती है, एफ की पोजीशन 6 होती है, डब्ल्यू की पोजीशन 23 होती है और आर की पोजीशन 18 होती है और यू की पोजीशन 21 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है। तो अब
इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 22 में 25 में 3 का डिफरेंस है, देखिए 3 बढ़ा है ना, 9 में 12 में 3 बढ़ा गया है, यहाँ पर भी 3 बढ़ा दिया गया, 20 से 23 हो गया 3 बढ़ा दिया, 15 से 18 में 3 बढ़ा दिया गया, 18 में 21 में 3 बढ़ा दिया। मतलब जो यहाँ पर रूल लगा हुआ है वही, मतलब जो इन दोनों में रूल लगा हुआ है वही रूल इसमें लगेगा, सब में 3 बढ़ाना है। जैसे कि अगर बात करें ना साथियों, इसकी पोजीशन पहले मैं लिख देता हूं, जैसे कि एस जो होता है वो 19 पर होता है, यू आपका 21 पर होता है, सी 3 पर होता है और ई आपका 5 पर होता है, एस आपका 19 पर होता है, एस आपका 19 पर होता है। इसमें कुछ नहीं, 3 बढ़ा देना है। 19 में अगर 3 बढ़ाएंगे तो 20 21 22 22 हो जाएगा। 22 पर क्या आता है, वी आता है, कहीं वी ऑप्शन में है तो चारों ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए साथियों 21 पे 3 बढ़ाएंगे जब हम, तो साली क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 की अगर बात करते हैं तो x आ जाएगा। अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। और 6 पर क्या होता है साथियों, 6 पर आपका क्या होता है, डी ई एफ, ठीक है, f हो जाएगा आपका, f यहाँ पर भी हो जाएगा, f यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे आपका 22 हो जाएगा और यहाँ पर भी साथियों 22 हो जाएगा। मतलब 8 की अगर बात करें तो 8 पर h आता है, 22 पर वी आता है, 22 पर वी आता है। तो साथियों ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ऐसा कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, बताइए। एक दिक्कत बस मुझे लग रही है साथियों, बस एक दिक्कत यहां पर मुझे लग रही है कि यहां पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। हो सकता हो साथियों टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन आंसर आपका जो जाएगा ना, वो जो मैंने लिखा है वो ये आंसर होगा। ठीक है साथियों, जो मैंने वहां पर बताया था प्रश्न का उत्तर वही होगा, आप एक बार उसको अपने तरीके से भी लगाकर देख लेना। तो कुल मिला के अगर बात करें 46वें नंबर के प्रश्न के उत्तर की, देखिए p बराबर क्या है, 6 है, ठीक है, j बराबर 4 है, l बराबर 8 है और m बराबर 24 है। तो कौन सा नंबर प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, यानी कि यहां पर साथियों कौन सा नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर साथियों लिखा हुआ m, तो m की जगह पर क्या है, m की वैल्यू क्या है, 24 है, तो साथियों हम लोग यहां पर 24 रख देंगे। गुणा लिखा हुआ है तो गुणा हमने यहां पर लगा दी। j की वैल्यू साथियों क्या है, आप लोग देख सकते हैं j की वैल्यू क्या है साथियों, j की वैल्यू है 4, ठीक है भाई साहब। तो j की वैल्यू हमने कितने रख दी, 4 रख दी। उसके बाद साथियों क्या है, अगर बात करें अनुपात यहां पर है, अनुपात नहीं है साथियों, यहां पर भाग होना चाहिए, क्या यहां पर भाग होना चाहिए, ये भाग हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साथियों, भाग का निशान आ जाएगा। उसके बाद एल है, एल की वैल्यू क्या है, 8 है और प्लस है साथियों जे की वैल्यू क्या है, 4 है। तो कुछ नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर 24 चौक की अगर बात करते हैं, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 96 हो जाएगा, यानी कि 24 चौक आपका कितना हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बोर्डमास वाला रूल आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। अब 4 भाग 8 है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, 24 इंटू 4/8 बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस आपका 4 हो जाएगा। अब ये 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 तियां 24 हो जाएगा। अब 3 चौक आपका 12, 12 प्लस 4, ठीक है, 12 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 16 हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यदि बीता परसों शनिवार था, यानी कि देखिए इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले देख लीजिए कि आज कौन सा दिन है, ये आपका क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज, ठीक है, आज हो जाएगा। और बात यहां पर चल रही है बीते परसों की, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका कल हो जाएगा, गुजरा हुआ कल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परसों हो जाएगा। इसी प्रकार से चलेंगे ना, तो कहा यह जा रहा है कि बीता हुआ परसों, यानी कि ये वाला दिन शनिवार था, यानी कि इस दिन कौन सा दिन था साथियों, शनिवार था, यहां पर हमने शनिवार लिख लिया। तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, अब देखिए शनिवार था, अब इधर कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, बिल्कुल रविवार होगा। आज कौन सा दिन होगा, आज सोमवार होगा। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि परसों कौन सा दिन होगा, यानी कि ये आपका हो गया कल और ये आपका हो गया साथियों परसों। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया परसों। तो पूछा जा रहा है परसों कौन सा दिन होगा, तो जब आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा, तो ये तो जाहिर सी बात है साथियों, आने वाले बुधवार को, आने वाले परसों को बुधवार होगा। और बुधवार कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं, कोई मूवी लगी थी, कोई मूवी देखकर वापस आ रहे हैं आप अपने घर पर, और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। तो आपको उस कंडीशन में, उस स्थिति में साथियों क्या करना चाहिए। आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें, आप ऐसा कहेंगे। ठीक, आप अकेले हैं और गुंडे कई सारे होंगे, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, या आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए, रात के अंधेरे में लोग नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा, आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं। तो साथियों सबसे बढ़िया इसका
इसका उत्तर जो यहाँ पर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, यानी कि आप लड़कियों के साथ जाएंगे और उनको घर तक छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक आप लड़कियों के साथ रहेंगे, मतलब कोई भी अगर रात है, कोई भी लड़की के साथ अगर कोई लड़का है तो गुंडे भी बचते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर गलती से अगर कोई अकेली जाती है तो उसको छेड़खानी उसके साथ करते हैं। तो कुल मिला के जो ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर है ये आपका आंसर होगा। और अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो यही आपको साथियों करना है, वहां पर आपको हीरो नहीं बनना है, क्योंकि रात का समय है, गुंडे कई सारे हैं, आप अकेले हैं। अगर आप फाइटर हैं तो वो अलग बात है। चलिए, खाली स्थान को भरिए, एक ऐसा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा पेपर में, आपको बताना, यानी कि सबसे पहले सी के है, उसके बाद JF आ गया, उसके बाद GT आ गया, तो उसके बाद यहां पर साथियों कौन सा ऑप्शन आएगा, A B C या D, इस प्रकार से होगा। सबसे पहले अगर बात करें लेटर पोजीशन की तो C जो होता है ना वो तीसरे नंबर पर होता है, उसी प्रकार K जो होता है 11 नंबर पर होता है। अगर बात करें साथियों J 10 नंबर पर होता है और F आपका कितने पर होता है, 6 पर होता है। उसी प्रकार G आपका जो होता है ना साथियों ये 7 पर होता है और T आपका 20 पर होता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से नंबर आएंगे। देखिए 3 से ये क्या हो गया, 10 हो गया, यानी कि 7 हमने यहां पर बढ़ाया। 11 से साथियों क्या हो गया, 11 से यहां पर तो माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 5 माइनस हुआ है। अब यहां पर भी हम लोग यही करेंगे साथियों, 7 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहां पर माइनस किया था तो यहां पर माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 14 पर होता है N और 15 पर होता है O, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो NO के साथ जाएगा। और NO कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया लेवल का है। एक श्रृंखला, एक सीरीज आपके एग्जाम में दी जाएगी, उसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं। 5 है यहाँ पर, फिर उसके बाद 41 कैसे आया, फिर उसके बाद 149 कैसे आया, फिर उसके बाद 329 कैसे आया, और फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आपको बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर A B C या D होगा। सबसे पहले इसकी साथियों टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये 5 से 41 कैसे हुआ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 5, 41, 149, उसके बाद 329। तो अगर बात करें साथियों 5 से जो 41 हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ पर 36 बढ़ा है। अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल सही हूँ, तो 36 यहाँ पर बढ़ा दिया। यहाँ पर भाई साहब कितना बढ़ेगा, लगभग लगभग मेरे हिसाब से 108 यहाँ पर बढ़ेगा, 108 बढ़ा दिया। तो यानी कि देखिए 5 में 36 जोड़ा तो 41 आ गया, 41 में 108 जोड़ा तो 149 हो गया। इस प्रकार के सवालों को सबसे पहले इसी प्रकार से करते हैं। 149 में साथियों कितना जोड़े कि 329 आ जाए, तो 180 जब जोड़ेंगे तो 329 आ जाएगा। तो यहां पर ऐसा क्या जोड़ें जो यहां पर का नंबर हमें साथियों प्राप्त हो जाए। देखिए अब ये 36 से 108 कैसे हुआ है, सबसे पहला सवाल। देखिए अगर यहां पर साथियों बात करें 36 की गुणा हम किससे कर दें, 36 की गुणा हम साथियों 3 से जब करेंगे ना तो यहां पर हमें 108 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम साथियों 36 की गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे। देखिए 36 की गुणा यहां पर ऐसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर सकते हैं, एक सेकेंड। ये जो 36 आया है, ये जो 36 आया है पहले वाला, एक सेकेंड, यहां पर क्या था, 180 था ना, 180 यहां पर हमने लिख लिया। ये मान लीजिए 36 गुणा 1, ठीक है, तो ये आ गया 36 गुणा 3, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 108 आ जाएगा। उसी प्रकार 36 गुणा 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 180 आ जाएगा। मतलब 36 गुणा 1 से करने पर ये आया, फिर 36 गुणा 3 से करने पर ये आया, 36 गुणा 5 से करने पर ये आया। ये आप समझ जाओगे जब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है साथियों यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, ये सबसे पहले अगर बात करें तो 36 की गुणा 1 से, 3 से, 5 से, जाहिर सी बात है 36 गुणा आप 7 से करेंगे। तो जब 36 की गुणा साथियों 7 से करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो बस साथियों 329 में हमें 52 जोड़ना है, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, यहां पर आपका साथियों आ जाएगा 581। अब 581 आंसर है क्या, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है 581। अब उसके बाद देखिए साथियों अब मैथ के क्वेश्चंस यहां पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन सबसे पहले हमने किए हिंदी के, 20 क्वेश्चन किए सामान्य ज्ञान के, उसके बाद 10 क्वेश्चन हमने किए रीजनिंग के, अब 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे मैथ के। इस प्रकार से पूरा मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। वैसे 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, लेकिन मेरा मानना है साथियों कम से कम समय में मैं आपको वो कंटेंट देना चाहता हूं कि जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, यानी कि जितना मैं पढ़ा दूं उतना आप पढ़ लो तो एग्जाम आपका क्रैक बहुत आसानी से हो सकता है। देखिए अगर बात करें साथियों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। भाई साहब हमने 2 उम्मीदवार ले लिए। मैथ को करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। दो
एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं। मान लीजिए एक उम्मीदवार ये है और एक उम्मीदवार साथियों ये है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, यानी कि मान लीजिए 41% इसने मत प्राप्त किए और ये हार गया। अब ज़ाहिर-सी बात है, देखिए 100% मत होंगे। अब हारने वाले उम्मीदवार को जब 41% मत मिले हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जीतने वाले को 59% मत मिले होंगे, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि वह 5580 मतों से पराजित हुआ, यानी कि ये 41 वाला जो है ना, ये कितने मतों से पराजित हुआ? ये 5580 मतों से पराजित हुआ। तो ये 5580 पता क्या है? ये इसका डिफरेंस है भाई साहब, ठीक है? और इसका डिफरेंस कितना है, ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। 18% इसका यानी कि 59 में से 41 घटाओगे तो 18% आएगा, और 18% की यही तो वैल्यू दी गई है, 5580। तो 5580 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे साथियों, 18 हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाग में प्रतिशत को हटाएंगे, भाग में 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 100 जो है ना साथियों, कहाँ पर चला जाएगा? ये 80 में जुड़ जाएगा, 5580 में, ठीक है। अब क्रॉस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो ये 18 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे, 18 कम 18 हो जाएगा, 18 तियां आपका 54 हो जाएगा, एक जाएगा, 18 कम 18 हो जाएगा, मतलब 31,000 यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए साथियों। अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है 2500 है। ये क्या साथियों 2500 यहाँ पर आ गया? यहाँ पर कुछ मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ए के अनुपात में बांटी गई है, उसके बाद यहाँ पर साथियों जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए का भाग यहाँ पर आना चाहिए, ए का भाग, ए का भाग कितना है? 2500 है, तो कुल राशि कितनी हुई? मतलब ए को यहां पर बता रहे हैं कि 2 मिला है, मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x 5x 9x। तो कहा जा रहा है कि ए को जो मिला है भाग वो 2x मिला है, और बी को 5x मिला है, सी को 9x मिला है। मतलब ए को जो भाग मिला है वो 2x यहां पर बताया गया है, लेकिन यहां पर बताया गया कि ए का भाग 2500 है, तो हमें 2x की वैल्यू पता चल गई। अरे वाह! तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2x बराबर साथियों 2500 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर साथियों 2500 भाग 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, 2500 के 2 भाग करोगे तो एक में क्या आ जाएगा साथियों? 1250 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी? 1250 हो गई। तो कुल राशि कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए x की वैल्यू 1250 है, अब यहां पर कितने x है? 2x 5x 7x हो जाएगा, 7x और 9x आपका 16x हो जाएगा। तो साथियों अगर बात करें, x की वैल्यू आपकी 1250 है, 16x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो कितनी हो जाएगी साथियों? 1250 गुणा 16 हो जाएगी। तो इसकी 16 से गुणा करा लीजिए, 16 हमने यहां पर लिख दिया गुणा में, तो क्या हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा, 6 पंजे 30 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 दूना 12 और 15 हो जाएगा साथियों, 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इनका जोड़ की अगर बात करें तो 0 0 0 और ये आपका हो जाएगा फिर 0 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि साथियों 20,000 आंसर आएगा। क्या? तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 है, ठीक है। एक स्कूटर उसका मूल्य कितना है? 50,000 है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। यानी कि साथियों अगर मान लीजिए इसका मूल्य 100 है, तो 12% की एक साल में जो कमी आई वो कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी। यानी कि पहले 100 था, फिर इसमें कितने की कमी आ जाती है? 12% की कमी आ जाती है, तो जाहिर सी बात है 88 रुपए का ये हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, इसकी बात करें तो देखिए पहले वर्ष कितना था? 50,000 रुपए का था। अब इसमें 12% की कमी पहले वर्ष में आती है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? इसको 88% इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। 88% होता है। अब इसका अगली वर्ष क्या होता है? फिर 12% की कमी हो जाती है। इसमें लिखा है ना, हर वर्ष इसके मूल्य में 2 वर्ष की कमी आती है, और 2 वर्ष बाद इसके मूल्य क्या हो जाएगा? तो पहले वर्ष में ये आ गया, दूसरे वर्ष में फिर 12% की कमी होगी, तो फिर इसका 88/100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल। यानी कि अब आपको कैलकुलेशन जो साथियों कराना है वो 88 × 88 × 5 की कैलकुलेशन आपको कराना है, और जब इसकी कैलकुलेशन साथियों कराओगे तो आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, 37,208 आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर 2 जाना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए।
चलिए क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 जमा किए। कितने जमा किए साथियों? सीमा ने सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए जमा किए। साधारण ब्याज पर 4 प्रतिवर्ष, चार जो साधारण ब्याज है वो 4% की दर से लगाई गई। तो 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्रधन हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो साथियों हम लोग क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, एसआई निकाल लेते हैं। एसआई के लिए आपको मालूम होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए, दर होना चाहिए और समय होना चाहिए बटे 100। ठीक है, यानी कि PRT इसका सूत्र होता है, आपको भी मालूम होगा। तो साथियों P इसमें कितना दे रखा है? तो 5,000 P दे रखा है, इनटू R कितना है साथियों? 4% है। और अगर समय की जब हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं तो समय यहाँ पर साथियों 2.5 वर्ष है। ठीक है, ये 2.5 वर्ष लिखा है, मतलब 2.5 वर्ष कैसे लिखा जाएगा? 2 सही 1/2 वर्ष, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जब समय को हम लोग सही तरीके से लिखेंगे ना, तो किस प्रकार से लिखेंगे? 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2 आपका समय आ जाएगा। तो समय यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 5/2, 5/2 लिख देंगे। और अपॉन में साथियों 100 है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, एसआई निकालो। सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे साथियों ये कट करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 पंजे हो जाएगा 125, 25 पंजे हो जाएगा 125, जिसकी गुणा हम 4 से कराएंगे तो मेरे हिसाब से साथियों 500 यहाँ पर आ जाना चाहिए। यानी कि एसआई जो निकला है साथियों वो कितना निकाला है? साधारण ब्याज जो निकला है वो 500 निकला है। अब यहाँ पर मिश्रधन पूछा जा रहा था। अच्छा, मिश्रधन पता क्या होता है? मिश्रधन होता है साथियों जो मूलधन आपका है प्लस एसआई जो है। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 5,000 है, 5,000 है। और एसआई कितना है? साधारण ब्याज अभी हम लोग निकाला 500 निकाला, तो 500 ये हो जाएगा। 5,000 प्लस 500 कितना हो जाएगा साथियों? 5500 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है? तो बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 75 का x%। तो जब भी का लिखा हो तो वहां पर गुणा आ जाएगा, यानी कि 75 का मतलब गुणा x%, प्रतिशत हो तो वहां पर बटे में 100 आ जाएगा। हमेशा मैं यही करता हूं, बराबर 9 लिखा है तो 9 आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, यानी कि यहां पर साथियों कौन सी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कभी भी ये अगर इज इक्वल टू लिखा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यानी कि इस नंबर की इस नंबर से और इस नंबर की इस नंबर से, यहां पर हम 1 मान लेते हैं। तो अगर बात करें साथियों, x लिखा बराबर हमने किया, यानी कि ये क्या है साथियों? पहले इसको कट कर लेते। देखिए 75 के 25 की अगर 25 से कट करेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौका आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि 3x आपका बटे 4 बराबर 9/1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 4 की अगर 9 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 36 हो जाएगा। अब साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि x बराबर 36/3 आ जाएगा। तो अब इसको कट करो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका मान जो आ जाएगा, जो इसमें पूछा था वो 12 जाएगा। और 12 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि औसत मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है, किसी के नंबर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 51 है, 52 है, ठीक है, 53 है, 54 है, 55 है। ठीक है, तो इसके इन नंबरों का औसत क्या कहलाया जाएगा? तो औसत हमेशा बीच का नंबर होता है, 53 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होता है? तो वैसे तो नॉर्मली हमें लिखना चाहिए औसत का जो सूत्र होता है साथियों, ठीक है, वो औसत का सूत्र तो नॉर्मली ये होता है, 1 से 50 तक लिखा है तो हम 1 से 50 तक की इस प्रकार से लिखें, 1 + 2 + 3 + 4, मतलब ऐसे ऐसे करके प्लस तक 50 लिख दें। और अपॉन में कितनी संख्याएं होती हैं? तो कितनी संख्याएं यहाँ पर? 50 संख्याएं, 150 तक 50 ही संख्याएं कहलाएंगी। अब इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी संख्या यहाँ पर आ जाती है, फिर उसको 50 से भाग करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। लेकिन इतना टाइम होता नहीं और ना हमें ऐसे करना है। तो कभी भी आपके सामने औसत निकालने का कुछ आ जाए, अब वो यहाँ पर 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछे, 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछे, तो साथियों सूत्र जो बनता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि n+1/2 ये आपका सूत्र है। इसको आपने लगा लिया तो हर सवाल को आप सही कर दोगे, भले वो 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछे। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, लेकिन लगातार वो संख्याएं होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर बात करें इस पे n क्या होगा, जितनी टोटल संख्याएं होंगी वही n कहलाएगा। टोटल संख्याएं कितनी है, 50 हैं, तो 50 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, मतलब 51/2 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से साथियों, 25.5 आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि ए बी सी की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो सी की औसत आयु क्या है। इस प्रकार के प्रश्न साथियों बहुत आसान होते हैं और एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। तो अगर बात करें साथियों, ए हम लोग किस प्रकार लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितनी है साथियों, 25 वर्ष है। अगर हमें ये देखना होता कि इन तीनों की टोटल आयु कितनी है, तो हम क्या करते, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी गुणा, मतलब जितने लोग हैं इसकी गुणा 25 से कर देते, तो 25 तियां कितना हो जाता है, 75 है। अब कह सकते हैं 3 लोग हैं, इन तीनों की टोटल आयु कितनी है, 75 है। उसी प्रकार इसको देख लेते, ए प्लस बी की औसत आयु कितनी है, 28 है, यानी कि ए प्लस बी भाग 2 लोग हैं ना, तो 2 भाग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हमें देखना है साथियों ए और प्लस की टोटल आयु कितनी है, तो क्या कर देंगे साथियों, ए प्लस बी, और 28 दूना कितना हो जाता है, मेरे हिसाब से 56 हो जाता है, तो 56 यहाँ पर हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, पूछा जा रहा है कि सी की आयु यहाँ पर क्या होगी। अब ध्यान से एक बात देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 75 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इसमें जो है ना ये 56 ऐड है, 75 में 56 ऐड है, तो क्यों ना हम इसको अगर माइनस करें तो सी की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 15, 5 में से 6 जा नहीं सकता, 15 में से 1 लिया, 15 में से 6 गया, तो साथियों 9 बचा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, यानी कि सी की वैल्यू जो आएगी साथियों वो 19 साल आएगी। 19 साल कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में हो, तो यही आपका साथियों राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक आयताकार कमरा है भाई साहब, तो सबसे पहले एक आयताकार कमरा क्यों ना बना लिया जाए। तो ये मैंने साथियों एक आयताकार कमरा मैंने यहाँ पर साथियों बना लिया, और कहा जा रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है। मान लीजिए इसकी अगर लंबाई 5x है तो इसकी लंबाई कितनी है, 4x है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर, अब यहाँ पर बता दी है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 5x है, ये 4x है। कहा जा रहा है कि कमरे की लंबाई बता दिए 15 मीटर है, यानी कि 5x की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है कितनी है, 15 मीटर है। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 3 हो जाएगी। जब इसकी 3 हो जाए, मतलब इसकी तो पता चल गई 15 है, तो इसकी भी तो पता चल जाएगी भाई साहब। x की वैल्यू 3 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये लंबाई आपकी 15 है, चौड़ाई आपकी कितनी है, 12 है, तो क्षेत्रफल आपसे पूछा है। कभी भी किसी कमरे की लंबाई आपको पता हो, चौड़ाई आपको पता हो, और आपसे क्षेत्रफल पूछे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है भाई साहब, लंबाई है आपकी 15, चौड़ाई कितनी है, 12 है। जब 15 की 12 से गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल साथियों 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए, एक सूत्र आपने जरूर पढ़ा होगा, ये एक पूरा चैप्टर है और पूरे चैप्टर का बहुत बढ़िया सूत्र है, ठीक है। महत्तम संवर्तक को मासा और लघुत्तम संवर्तक को लासा कह सकते हैं। तो एक सूत्र साथियों ये है कि लासा क्या, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं, यानी कि पहली संख्या हो गई है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अच्छा, पहली संख्या यहां पर दे रखी है ना, शायद देख लेते हैं हम लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि मासा कितना है, 16 है, तो यहां पर हमने 16 लिख लिया, ठीक है। उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 64 है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 64 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहां पर हमने 64 लिख लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है साथियों, लासा हमें ज्ञात करना है यहां पर, यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों, ये 16 ये 64 के भाग में आ जाएगा, यानी कि 64 क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना, बहुत यूज की जाएगी। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये आपका लासा हो जाएगा, 16 कम 16 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, 2 जीरो जो बचे हैं वो लग जाएंगे, इनके
400 आपका क्या आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर कोई साथियों दिक्कत है इस पूरे मॉडल पेपर में जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट अगर आपका है तो बेझिझक बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूरा क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे और मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से आपका उसका जवाब दूंगा। कहीं भी आपको कोई भी परेशानी है, सब कुछ फ्री मिलेगा। सिलेक्शन बिल्कुल आपका फ्री कराया जाएगा, कोई भी पेड कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री और पूरे के पूरे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा साथियों करना चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। वहाँ पर जो एडमिन होगा वो मैं एडमिन हूँ, वहाँ से मुझसे डायरेक्ट आप मैसेजेस में बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले तो साथियों वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने 1 से 2 मित्र के पास अगर शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 60वें नंबर के साथियों प्रश्न का जवाब क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे साथियों के आंसर यहाँ पर साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 7 बचे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, ये है, ये है, ये है, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है ना साथियों, कोई सी भी हो सकती है। देखिए सबसे पहले इस सवाल को करने के और भी तरीके, लेकिन मैं आपको अपने तरीके बताऊं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए वाले को साथियों रख लेते हैं। 9064 यहाँ पर है। इसमें कहा यह जा रहा है कि जब इसको 18 से भाग करो तब भी शेषफल 7 बचे, 21 से इसको भाग करो तब भी शेषफल 7 बचे, 24 से भागफल करो तब भी शेषफल 7 बचे। तो 18 से सबसे पहले अगर हम लोग भाग करें तो क्या शेषफल 7 बच रहा है या नहीं। 18 एकम 18, 18 का पहाड़ा आपको आना चाहिए साथियों। 18 पंजे कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें 61 आता है नहीं आता है तो बिल्कुल आता है साथियों। 18 तियां 54 होता है। तो जब 18 तियां 54 हो जाएगा, ये 61 है, क्या 7 बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 9583 की बात कर लेते हैं। तो 9583 यहाँ पर मैंने लिख दिया और इसको 18 से भाग देते हैं। क्या देखते हैं शेषफल ये आपका 7 बचता है या नहीं। तो 18 पंजे कितने होते हैं साथियों, 90 होते हैं। 18 पंजे 90, 5 आपका ये हो जाएगा, इधर लग जाएगा तो आपका कितना, ये 58 हो जाएगा। 18 तियां कितने होते हैं साथियों, 54 होते हैं। 54 है, ये 58 है, कितना निकल आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपका 43 हो जाएगा। 18 दूना कितना होता है, 36 होते हैं। कितने हैं, ये कितने हैं, 43 हैं। तो 36 और 43 कितना आया, 7 बड़ा, यानी कि शेषफल आपका 7 आ गया। अब यहां पर मुझे साथियों मिल गया यानी कि अब तो आंसर तो कुल मिला के साथियों ये लग रहा है। अब एक बार साथियों इसको 21 से भी करके देख लेना, 24 से भी करके देख लेना। अगर शेषफल 7 बचे ना तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे वाकई अगर बात करें साथियों, हम ऑप्शन नंबर सी वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार। 9621, इसको 18 से जब हम भाग करेंगे तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 6 बचेगा, यानी कि साथियों ये 6200 हो जाएगा। कितना, 6200 हो जाएगा। 18 तियां आपका कितना हो जाएगा साथियों, 54 हो जाएगा। ये कितना है, तो कुल मिला के साथियों कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये आपका कितना है, ये आपका 81 हो जाएगा। और 18 चौक की बात करें तो 72 होता है। तो क्या 7 बच रहा है, नहीं बच रहा है, और इसमें से भी नहीं बचेगा। मतलब सिर्फ साथियों 7 जो शेषफल आया है 18 से भाग करने पर वो 9583 में आया है। उसके बाद ना तो इसमें आया है, ना इसमें आया है, ना इसमें आया है। इसलिए हमें 21 24 को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको भी अगर 21 को भी इससे भाग देंगे तो भी 7 आएगा, इसको भाग देंगे तब भी 7 आएगा, क्योंकि हमने ये 2 ऑप्शन भी चेक करके एक तरीके से देख लिए हैं। तो ये साथियों देखिए, हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के देखे, 20 क्वेश्चन जीके के देखे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथ के देखे। ठीक है, तो कैसी वीडियो लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे साथियों। और एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की स्पेशली आपके लिए। अगर उस प्लेलिस्ट को आप देख लेते हो साथियों तो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल वो पूरी प्लेलिस्ट करेगी। उसका लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में साथियों दे दिया है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।